हेलो साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आज हम आए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा मामला जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि 173 अधूरी अंतिम रिपोर्ट चालान प्रस्तुत किए जाने की वैधता के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो मामला क्या है, मामले पर नज़र डाल लेते हैं। डब्लू खजूर बनाम झारखंड राज्य, अपील संख्या 1511/2024, SLP संख्या 2874/2023, निर्णय तिथि 12 मार्च 2024, धारा 302, 120B, 34 IPC, 25 1B A, 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट। प्रावधान: धारा 173 अधूरी अंतिम रिपोर्ट चालान प्रस्तुत किए जाने की वैधता। नंबर दूसरा, धारा 439 विचारण के अंतिम चरण में जमानत हेतु आवेदन किए जाने की वैधता के बारे में निर्णय दिए गए हैं। साथियों, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है निर्णय के सार में, जहां की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि झारखंड सहित उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अधूरा अंतिम रिपोर्ट अपूर्ण अवस्था में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति विचारण को विलंबित करने वाला है। तदनुसार पूरे देश भर के न्यायालयों के लिए समान दिशा निर्देश जारी। नंबर दूसरा, जबकि विचारण प्रक्रिया अंतिम चरण में है और केवल एक साक्षी का साक्ष्य लिया जाना शेष है, तब अपीलार्थी को IPC की धारा 302, 120B, सपठित धारा 25 1B A, 26, 27 और 35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराधों का अभियुक्त है जो जमानत प्रदान नहीं किया जा सकता। तदनुसार अपीलार्थी की जमानत याचिका निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश पुष्टित है। मामला क्या है, मामले पर नज़र डाल लेते हैं। अपीलार्थी IPC की धारा 302, 120B, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 1B A, 26, 27 और 35 के अंतर्गत सुखदेव नगर पुलिस स्टेशन रांची में दर्ज मामला संख्या 238/2022 में अभियुक्त हैं। इस मामले का विचारण अंतिम चरण में है। केवल एक साक्षी को छोड़कर सभी साक्षियों का परीक्षण हो चुका है। इसी दौरान अपीलार्थी ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत हेतु जमानत आवेदन पत्र BA संख्या 11805/2022 प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 17/1/2023 के द्वारा निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने अपील SLP प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय न्यायालय ने जो निर्णय सुनाए हुए हम आपको बताएंगे। मामले के तथ्यों में अपीलार्थी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, विशेषकर तब जबकि विचारण अंतिम चरण में है और केवल एक साक्षी का साक्ष्य परीक्षण होना शेष है। नंबर दूसरा, इस न्यायालय ने इसके पूर्व सुनवाई की तिथि दिनांक 17/7/2023 को नोट किया था कि आरोप पत्र में कोई डिटेल्स और पर्टिकुलर्स नहीं दिया गया है। ऐसा ही विवरण विहीन आरोप पत्र उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से इस विषय पर रिपोर्ट की मांग करते हुए मामले को दिसंबर 2023 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। नंबर तीसरा, मामले का समापन के पूर्व इस विषय की समीक्षा करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामान्य निर्देश जारी करने की ओर अग्रसर हैं। नंबर चौथा, CRPC 1973 की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट अभियोजन, प्रतिरक्षा और न्यायालय के लिए दस्तावेज का अति महत्वपूर्ण अंश होता है। इसलिए अन्वेषण अधिकारी पर यह भारी दायित्व होता है कि वह उक्त प्रावधानों के अनिवार्यताओं का कड़ाई से अनुपालन करे। नंबर पाँचवा, पुलिस रिपोर्ट को संहिता की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुनः धारा 173 निम्न पठनीय है। 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट सब क्लॉज 1 इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। 1A, बालिका के साथ बलात्कार के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तला अभिलिखित की गई थी 3 मास के भीतर पूरा किया जाएगा। सब क्लॉज 2I, जैसे ही वह पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी। A, पक्षकारों के नाम। B, इत्तला का स्वरूप। C, मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम। D, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा। E, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। F, क्या वह अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंद पत्र प्रतिबंधों सहित है, प्रतिबंधों रहित है। F, G, क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। H, जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता 1860 का 45
की धारा 376, 376A, 376B, 376C या 376D के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहाँ क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न की गई है। सब क्लोज सेकेंड 2 का फर्स्ट था, हमने पढ़ा सब क्लोज सेकेंड 2 का, वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। 3 जहां धारा 158 के अधीन 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे। नंबर 4, जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंद पत्र के उन्मोचन के लिए अन्यथा ऐसा आदेश करेंगे जैसा वह ठीक समझे। 5, जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भी भेजेगा। जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसमें धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भेजेगा। क्या क्या भेजेगा। ए, वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न है, जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है। बी, उन सभी व्यक्तियों के जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने के अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन है। 6, यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोक हित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में उस भाग को निकाल कर देने के लिए निवेदन करते हुए एक ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। नंबर 7, जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है, वहां वह उपधारा 5 में निर्दिष्ट सभी यकीनी दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। नंबर 8, इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवृत्त करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा और उपधारा 2 से 6 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा 2 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। पुनः सीआरपीसी की धारा 169 व 170 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि अन्वेषण उपरांत यदि अन्वेषण अधिकारी पाता है कि अभियुक्त के अभियोजन के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं, तो वह धारा 169 के शर्तों के अंतर्गत अभियुक्त को छोड़ सकता है, किंतु यदि साक्ष्य पर्याप्त है तब धारा 170 के अंतर्गत की प्रक्रिया के अनुसार मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यद्यपि धारा 173 के उपधारा 2 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट आरोप पत्र भेजने का प्रारूप देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस मैनुअल में अलग अलग है, फिर भी पुलिस रिपोर्ट आरोप पत्र भेजने में धारा 173 विशेषकर इसके उपधारा 2 के अज्ञापक अपेक्षाओं अनिवार्यताओं का संबंधित अधिकारियों के द्वारा अनुपालन किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह दस्तावेज है जिसके आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय अपराध का संज्ञान लेते हैं। नंबर 5, आरोप पत्र कुछ और नहीं अपितु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी का एक अंतिम रिपोर्ट है जो यह दर्शित करता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया अथवा कोई अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यदि यह प्रतीत होता है कि कोई अपराध कारित हुआ है, तब मजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1, वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते हैं और अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। नंबर 2, वह संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आगे अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकते हैं। नंबर 3, वह रिपोर्ट से असहमत हो सकते हैं और अभियुक्त को उन्मोचित कर सकते हैं तथा कार्रवाइयों को बंद कर सकते हैं। यदि ऐसा पुलिस रिपोर्ट ये दर्शित करता है कि कोई अपराध कारित होना प्रतीत नहीं होता है, तब भी पुनः मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 विकल्प प्राप्त होते हैं। नंबर 1, वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकते हैं, कार्रवाइयों को बंद कर सकते हैं।
देखिए, यदि ऐसा पुलिस रिपोर्ट यह दर्शित करता है कि कोई अपराध कारित होना प्रतीत नहीं होता है, तब भी पुनः मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 विकल्प प्राप्त होते हैं। पहला, वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकते हैं और कार्रवाइयों को बंद कर सकते हैं। नंबर दूसरा, वह रिपोर्ट से असहमत हो सकते हैं और विचार लेते हुए कि आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, अपराध का संज्ञान लेंगे और प्रक्रिया जारी करेंगे। नंबर तीसरा, वह धारा 156 के उपधारा 3 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा आगे अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकते हैं। भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर और एक अन्य 1985 टू SCC 537 छठवां पॉइंट क्या कहता है? अपूर्ण आरोप पत्र अथवा धारा 173 के उपधारा 5 के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों का उसके साथ संलग्न न होना न्यायालयों के समक्ष अन्य कार्रवाइयों के उत्पन्न होने का कारण भी बनता है, विशेषकर उपर्युक्त आधारों पर चूक जमानत धारा 167(2) के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हालांकि नवीनतम निर्णय CBI बनाम कपिल भागवान और एक अन्य AIR 2024 SC 905 के मामले में इस न्यायालय ने अब निश्चित किया है कि कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध पुनः अन्वेषण का लंबित होना या आरोप पत्र के साथ कुछ दस्तावेजों का संलग्न न किया जाना न तो आरोप पत्र को दूषित करेगा और न ही अभियुक्त को धारा 167(2) के अंतर्गत चूक जमानत का हकदार बनाएगा। इस आधार पर कि आरोप पत्र एक अपूर्ण आरोप पत्र था या कि आरोप पत्र दंड प्रक्रिया संहिता 173(2) के शर्तों में प्रस्तुत नहीं किया गया था, पूर्ण निर्णय दिनेश डालमिया बनाम CBI 2007 8 SCC 770 का अनुसरण नंबर सप्लोस 7 उपरोक्त बहस के विचार में स्पष्ट दर्शित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के प्रावधानों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि अन्वेषण पूरा हो जाने के बाद पुलिस रिपोर्ट आरोप पत्र में निम्नलिखित तत्व अंतर्विष्ट होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 173(2) के अंतर्गत जब चार्जशीट पेश की जाएगी तो निम्नलिखित तत्व इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा नियत प्रारूप में निम्न कथन करते हुए एक रिपोर्ट। क्या कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियत प्रारूप में निम्न का कथन करते हुए एक रिपोर्ट, पक्षकारों के नाम ए पक्षकारों के नाम जो भी हैं, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उसमें क्या रहेगा? एक रिपोर्ट ए पक्षकारों के नाम, बी में इत्तला का स्वरूप, सी में मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम, डी क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा, ई में कहा गया कि क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, एफ क्या वह अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंद पत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित है, एफ के बाद EF जी क्या वह धारा 170 के अधीन अवरक्षा में भेजा जा चुका है, एच जहां अन्वेषण IPC की धारा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376A 376B 376C 376D के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहाँ क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्या कह रहा है? यदि अन्वेषण पूरा होने के बाद अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का कोई पर्याप्त साक्ष्य अथवा संदेह का युक्त आधार नहीं है, तब पुलिस का भारसाधक अधिकारी रिपोर्ट में स्पष्टता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट में कथन करेगा। थर्ड क्या कह रहा है? जब कोई रिपोर्ट जिसके संबंध में धारा 170 लागू होती है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट के साथ धारा 170 में अपेक्षित सभी दस्तावेजों को अग्रेसित करेगा। चौथा, पुनः अन्वेषण के मामले में भारसाधक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को एक फर्दर रिपोर्ट या नियत प्रारूप में ऐसे साक्ष्यों से संबंधित रिपोर्ट अग्रेसित करेगा और उपरोक्त पैरा 1 से 3 का भी अनुपालन किया जाएगा। 8 क्या कह रहा है? पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उपरोक्त कथित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और उनका अनुपालन न किए जाने का उल्लेख कड़ाई से उस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसके समक्ष संबंधित रिपोर्ट पेश किया गया है। इस आदेश की प्रति सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को और सभी उच्च न्यायालयों के महाप्रबंधकों को अलोकनार्थ अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए। तदनुसार अपील निरस्त की जाती है। अपील निरस्त कर दी गई है, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब भी न्यायालय में चालान पेश होगा तो चालान में क्या क्या चीज़ें होंगी स्पष्ट होंगी। जो भी संबंधित दस्तावेज हैं संपूर्ण दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे और फुल डिटेल उसमें डाली जाएगी, शॉर्ट में डिटेल नहीं लिखी जाएगी। तो साथियों, ये हुआ एक ऐसा निर्णय जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 173 अधूरी अंतिम रिपोर्ट चालान प्रस्तुत किए जाने की वैधता पर दिशा निर्देश दिए और कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए।
तो साथियों, हमने 439 विचारण के अंतिम चरण में जमानत हेतु आवेदन किए जाने की वैधता पर भी नज़र डाली, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार इस स्थिति में जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। तो साथियों, अपील निरस्त कर दी। लेकिन अपील निरस्त होने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात माननीय न्यायालय ने स्पष्ट की है, जो है 173 अधूरी अंतिम रिपोर्ट के बारे में, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि किन किन बातों का होना आवश्यक है, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो दिए जाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो नहीं पेश किए जा रहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ इसमें उल्लेखित कर दी गई हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कमेंट भी करते जाएं।